रोटरी क्लब कात्रज पुणे, आदरणीय नंदाताई लोणकरजी, नगर सेविका एवं सदस्या स्थायी समिति पुणे महानगर पालिका, आदरणीय गरिमा कवठेकर जी, फाउंडर डायरेक्टर निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन, आदरणीय नेहा वर्मा मदन जी, संस्थापक स्टेज ब्राइट इवेंट्स, उद्मक केयर फाउंडेशन, वो ब्राइट पत्रिका। अब मैं शीतल बहन जी और शारदा बहन जी को निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथिगण का वो स्वागत करेंगे तिलक और पुष्पगुच्छ से। है सम्मान है आप विभूतियों का स्वयं, प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का स्वागत है, सम्मान है आप विभूतियों का स्वयं, प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का। अभी आदरणीय नलिनी बहन जी सभी अतिथिगणों को ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे। तालियां बजती रहे। आज खिली है सारी फिजाएं, स्वागत करती है दसों दिशाएं, पर्वत आसमां झुक आपको करते प्रणाम है। आज जी अभी हम प्रोग्राम में कैंडल लाइटिंग करेंगे, तो भाइयों से निवेदन करती हूँ वो व्यवस्था को स्वयं, प्रभु करते गुणगान है। आज नारी शक्ति का। आमंत्रित सभी मान्यगणों को निवेदन करती हूँ कि आप आगे आकर दीप प्रज्वलन करें। मैं 3 बार ओम शांति कहूँगी, बुला तो उसके बाद ही हम दीप प्रज्वलन करेंगे। और इस दीप प्रज्वलन के लिए है और 2 अतिथिगण हैं, सुवर्णताई पुणेकर, चेयरमैन ऑर्चिड पैलेस सोसाइटी, और रेणुकाताई भिंताड़े, सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी। शीतल बहन जी को भी आमंत्रित करते हैं, आप जरूर स्टेज पर आएंगे। शारदा बहन जी आप भी आए। तीन बार ओम शांति कहने के बाद ही दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके बाद हम सारे ही शांति में स्थित होकर विश्व को शांति प्रदान करेंगे। उसके लिए मैं कुछ आपको संकल्प देती जाऊंगी, उन संकल्पों को आप स्वीकार करेंगे और विश्व को शांति का दान देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ,
जैसे हमने अपने हाथ में सुंदर प्रकाश को थामे हुआ है, वैसे ही अपने अंदर मन में भी हम अपने आंतरिक प्रकाश को जागृत करेंगे। एकाग्र करेंगे अपने मन बुद्धि को अपने भ्रुकुटी मध्य में और स्वयं को एक चैतन्य प्रकाश बिंदु के रूप में देखेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान। उनसे शांति की अनंत किरणें स्वयं में धारण कर संपूर्ण विश्व में फैला रही हूँ। इन दिव्य शीतल किरणों को प्राप्त कर संपूर्ण मनुष्य सृष्टि, जीव जंतु और प्रकृति के पांचों तत्व परमात्मा शांति का, शीतलता का, राहत का अनुभव कर रही है। महसूस करेंगे उस प्रवाह को स्वयं से निकलते हुए पूरे विश्व में फैलते हुए। ओम शांति। तो पूरे विश्व को शांति का दान करने के बाद हम अभी ऐसा एक सुंदर अनोखा चर्चा सत्र आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो नामवंत महिला अतिथिगण हैं, जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया हुआ है, उन महिलाओं से, अतिथियों से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर मीनाक्षी जी, इनसे पहले तो इनका मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ। डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे जी ये नामवंत प्रसूति और स्त्री रोग तज्ञ है। ये पिछले 28 सालों से हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट भी रहे हैं। वात्सल्य हॉस्पिटल जो सिंहगढ़ रोड पे है, वहाँ के वो डायरेक्टर है और कृष्णा हॉस्पिटल में वो कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं देते हैं। और वर्तमान समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे के वो प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने जो महिलाओं के प्रति, उनके हेल्थ और सोशल इश्यूज़ के प्रति जो कार्य किया है, उसके कारण उन्हें अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो मैं मीनाक्षी जी से प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जो आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पे महिला मेनली प्रसूति, माना आपका जो स्पेशलाइजेशन है ना, हम कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, न कि सिर्फ कहते हैं, मानते भी हैं, क्योंकि वो जीवन दान देता है, जी दान देता है। यहाँ पे तो एक समय पर दो जीवन आपके हाथ में होते हैं। तो काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स इस प्रोफेशन में औरों के इन्वॉल्व होते हैं, और मैं समझती हूँ एक मनुष्य के रूप में हम भी उन चीज़ों को अनुभव करते हैं, चैलेंजेस आते हैं।
तो इस प्रोफेशन में आप अपने अंदर की कौन सी ऐसी विशेषताओं को, मूल्यों को यूज़ करते हैं जिस कारण आप आज इस मुकाम पर आकर पहुँचे हैं? धन्यवाद। ओम शांति। ये हिंदी में ही उत्तर देना गरज है, कौन सी भी भाषा यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी। सबको मराठी समझता है? कुछ कुछ होंगे जो मराठी नहीं समझेंगे। नहीं, आई विल टॉक मोर इन इंग्लिश ऑल्सो और मराठी इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी में पूरे शब्द पूरे नहीं आ सकेंगे, इसके लिए मैं मराठी में बोलूँगी। मिक्स द लैंग्वेज। हाँ, तो जैसे हम अभी स्त्री रोग तज्ञ हैं, तो कैसे हमको ट्रेनिंग दिया जाता है, तब हम 24 घंटा ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे नहीं रहता कि 9 से ऑफिस टाइमिंग नहीं रहता हमको, तो ट्रेनिंग के टाइम पर ही हम 24 घंटा काम करने को सीखते हैं और फिर 24 घंटे के बाद हमारी ड्यूटी बदलती है। दैट इज़ द वे वी लर्न। और हाँ, ये ठीक है, जब तक कि आपकी शादी नहीं होती तब तक ये लड़की लोग रहते हैं, हम लोग भी, तब ये ट्रेनिंग के अंदर करते हैं। लेकिन जब हम शादी होने के बाद, हमारी भी शादी होती है, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो उस टाइम को भी जो स्त्री रोग तज्ञ आजकल भी प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भी अगर वो नौकरी में रहते हैं तो ही सर्विस का टाइम रहता है, नहीं तो फिर जो प्रैक्टिस करते हैं वो 24 घंटा ऑन कॉल रहते हैं, एंड दैट इज़ 24/7, सो 7 दिन। तो इसके लिए जैसे आपने भी बोला, जैसे ताई साहब ने भी बोला कि मनशक्ति बहुत रहता है, करनी पड़ती है। और ये मनशक्ति ना बहुत बार हमको अपने मेरी मनशक्ति तो मेरी माँ ने भी मेरे को दिया था उस टाइम, कि सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है किसी का। तो ये सपोर्ट अगर रहता है तो अपनी मनशक्ति बढ़ाते हैं निश्चित में। दूसरी बात ऐसा है कि अपने अंदर एक ध्येय रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये करूँगी। देखिए, अपनी माँ ने आपको बोला कि आप करो, मैं आपको सपोर्ट देती हूँ, लेकिन आपके मन में इच्छा नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। आपके मन में अगर है कि बाबा नहीं, अभी पेशेंट आई है लेकिन मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं आज नहीं जाऊँगी पेशेंट देखने को, तो इन स्पाइट ऑफ मैं बीमार पड़ती थी, फिर भी पेशेंट को जाके देखने के बाद उसका डिलीवरी, उसका जो काम है वो बराबर होना चाहिए, इसके ऊपर मेरा ध्यान था। अनलेस यू आर वेरी सिक, हम स्त्री रोग तज्ञ छुट्टी ही नहीं लेते जी। अनलेस यू आर वेरी सिक मीन्स ऐसा नहीं होता कि आप पूरा बेड रिडन हो तब भी हम नहीं जाते, नहीं तो फिर बहुत टाइम हमको अपना हेल्थ को बाजू को रख के पेशेंट के हेल्थ को जाके देखना पड़ता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इट इज़ बिकॉज इट इज़ आवर इनर क्या बोलते हैं, शक्ति रहती है, इनर इच्छा रहती है, और ऐसी इच्छा इतनी जोर की रहती है कि हाँ, कि बाबा हो जाएगा, अपना तबीयत को क्या गोली लेके हम कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट जो आ रही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारी नाम के ऊपर हमारे लिए आए हैं, तो उनके लिए देखना और उनका जो है वो भला करना, वो हमारा आद्य कर्तव्य है। तो ऐसा जब हम सोचेंगे तभी हमारा काम विकसित होता है। जी, बहुत सुंदर कि जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्टी, ईमानदारी, अपने ध्येय के प्रति ईमानदारी, ये एक सुंदर विशेषता उन्होंने अपने जीवन में यूज़ की, जो आज इस मुकाम तक वो पहुंच गए हैं। जी, अभी मैं चाहूँगी नंदाताई लोनकर जी से प्रश्न पूछना। आप बैंकर रहे हैं बाय प्रोफेशन, उन्होंने एक डिकेड से भी ज़्यादा शारदा सहकारी बैंक में काम किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया, वो फिर येरोड़ा जेल कमेटी के उस कमेटी के मेंबर भी बने, फिर 2012 में कॉरपोरेटर भी बने, माना नगर सेविका भी वो बने। फिर 2014 में वो चेयरमैन ऑफ वानवरी वार्ड ऑफिस और पीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। 2017 में क्योंकि बहुत सुंदर काम किया, सबके दिलों को जीता, 2017 में वो फिर से कॉरपोरेटर बने और सेकेंड टाइम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखो, एक जो प्रोफेशन है मेडिकल का, उस प्रोफेशन में शारीरिक जो
आज़ार है या प्रॉब्लम्स है उसका निदान करना और उसका निवारण करना। आपका जो काम है वो सामाजिक समस्याओं का निदान करना और उनका निवारण करना। तो भल शक्तियाँ वही लगने वाली है लेकिन प्रॉब्लम्स कम्प्लीटली अलग है। तो अब यहाँ पे आपने कौन से वैल्यूज़ का यूज़ किया जहाँ पे आपको बहुतों को मिलना है और समस्याएं कम्प्लीटली अलग हैं। तो अपने अपने आंतरिक कौन सी विशेषताएं मूल्यों को यूज़ किया जो आज आप इतने सक्सेसफुली इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाय प्रोफेशन मैं बैंकर थी, लेकिन मुझे सोशल वर्क का बहुत पैशन था। जो कोई मेरे बैंक में भी आता था उसको कैसी तरह से हेल्प करना ये मैं देखती थी। उसी तरह से मैंने मेरे हस्बैंड वो पॉलिटिक्स में थे, तब जब मैंने देखा कि यार बहुत सारी लेडीज़ मेरे बैंक में आती थी, मेरे वार्ड में थी, तो उनको लोन की ज़रूरत है, उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मैंने वो चालू किया कि अरे नहीं, मैं जो लेडी है वो कुछ ना करना चाहती है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं बैंक के माध्यम से मैंने उनको हेल्प करना चालू किया। उसके बाद जब देखा कि अरे मैं तो एक बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे लिमिटेशंस थे कि मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी लोगों को। तो ऐसे एक बैंक का नॉलेज था, इसलिए ये हमारे बाकी के लोग डायरेक्टर्स उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ताई क्यों आप हमारे बैंक में डायरेक्टर बनना चाहते हो क्या? मैंने बोला यस। तो मैं बैंक की डायरेक्टर बनी और जब बनते बनते मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ जो स्लम में रहते हैं उनको हेल्प करना चालू किया कि मैं खुद अभी उनको लोन दे सकती थी। जो कोई नेशनलाइज बैंक तो उनको खड़ा भी नहीं करेगा, उनको मैंने लोन देना चालू किया। और उसमें से मुझे पता चला अरे ये स्लम के लोग ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इतने बड़े बड़े लोग लोन लेके भाग जाते हैं, लेकिन ये लोग जो मैंने लोन दिया 1 तारीख को मीन्स 1 तारीख को आके बैंक में लोन के इंस्टॉलमेंट भरते थे। तब ये होते हुए जब देखा मैंने कि 2012 में मेरा काम देख के हमारे पार्टी के अजय दादा पवार उन्होंने मुझे डायरेक्ट टिकट दे दिया कि ऐसे लेडीज़ हमें चाहिए जो लोगों के काम आ सके। और फिर मुझे तो ऑलरेडी पैशन था, मैंने बैंक जहाँ जॉब करती थी वो छोड़ दिया, दूसरे बैंक में मैं चेयरमैन बनी। इतना मेरा काम, मुझे पैशन था लोगों को हेल्प करना, लोगों के डिपॉजिट, लोनिंग, रिकवरी, ये सब करते करते बैंक ने मुझे चेयरमैन बना दिया। और 2011 में और 2012 में अजय दादा ने मुझे टिकट दे दिया। टिकट देने के बाद मैंने सोचा अरे लेडीज़ के लिए कितने प्रॉब्लम्स है, हम एक लेडी होने के नाते मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और उसी तरह से जो लेडीज़ मेरे पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आती थी उनको सॉल्व करना, अपने एरिया के लिए रोड्स बनवाना, पानी का, ड्रेनेज का, जो भी काम है, जो भी नॉट ओनली सोशल वर्क बट पर्सनल वर्क भी। जो कुछ लेडीज़ मेरे पास समस्या लेके आती है, कुछ का घर के प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में कोई उनको तकलीफ़ देते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आते थे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब काम करना, क्योंकि जब तक हम खुशी से नहीं करते वो काम नहीं होता है। जो मैं किसी का काम करती हूँ तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस मैंने ये करके दिखाया और ये मैं कर सकती हूँ। जी, बहुत सुंदर। तो जैसे हम समझ पा रहे हैं कि निस्वार्थ सेवा भाव, ये एक सुंदर मूल्य आपने या विशेषता आपकी अपने अपने कार्य में यूज़ की हुई है। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो आगे हम बढ़ेंगे नेहा जी के तरफ। नेहा जी के बारे में परिचय देना चाहूँगी। ये फाउंडर है अलग अलग फाउंडेशंस की या इंस्टीट्यूशंस की। स्टेज ब्राइट इवेंट्स जो फैशन शोज़ और पेजेंट्स, चिल्ड्रन डांस शोज़ ऑर्गेनाइज करती है। उद्गम केयर फाउंडेशन के भी फाउंडर है, वो ब्राइट मैगज़ीन के भी फाउंडर है। इनको अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं, और जैसे कि राइजिंग ग्लोबल आइकॉन, ये एक अवार्ड इन्हें मिला था। अवार्ड इट वाज प्रेजेंटेड बाय पुनेकर प्रतु फाउंडेशन एंड कशिश प्रोडक्शंस। फिर अमंग 51 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ पुणे, ये भी इन्हें अवार्ड मिला था। ये पेजेंट ग्रूमर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच
और अलग अलग एलाइट शोज़ के जूरी रहे हुए हैं। ये अलग अलग प्रोग्राम्स और पेजेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो इनका प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है। अगर हम इसको देखें तो इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी बिजी इनका शेड्यूल रहेगा। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतना सब कुछ करते हुए, और ये जैसे हम शुरुआत में भी हमने कहा कि स्त्रियों को अलग अलग चैलेंजेस आते गए हैं, जो एक सोच बनी हुई है स्त्रियों के प्रति। तो एक स्त्री होने के नाते इन सारी चीज़ों को करते हुए भी आपने क्या चैलेंजेस या कठिनाइयों को फेस किया और कैसे आपने उनका सामना भी किया, निवारण भी किया? नमस्कार, ओम शांति। जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बताती हूँ। मैं प्राध्यापक हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, एंड वहाँ मैं पिछले 10 सालों से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एंड पिछले 10 सालों में मैंने काफ़ी कुछ वहाँ देखा है। जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं। सिंस मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है तो हमारे यहाँ पर अलग अलग महाराष्ट्र के हिस्सों से लड़कियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। 5 साल पहले जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मैंने ये देखा कि पढ़ाई में वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक पे वो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेकर आते हैं, बट उनका पर्सनालिटी बहुत ही ख़राब होता है। और वो उनकी गलती नहीं होती, बिकॉज जिस माहौल से वो लोग आते हैं, जहाँ से वो आते हैं, छोटे शहरों से एक बड़े शहर में आते हैं, तो उनको वो एक ग्रूमिंग नहीं मिल पाती है। और जब वो प्लेसमेंट्स में बैठते हैं तो उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। तो ये थोड़ा सा मैंने शुरू किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच करने का उन बच्चों को, एंड धीरे धीरे ये बढ़ के मैंने बच्चों से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने महिलाओं को भी लेना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मुझे पता लगा कि औरतों में भी ये प्रॉब्लम है कि औरतें करना बहुत कुछ चाहती हैं। दे हैव ह्यूज एस्पिरेशंस, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, दे वांट टू गो आउटसाइड, दे वांट टू वर्क, बट स्टिल उनके अंदर एक झिझक रहती है कि हम अगर बाहर जाएंगे, हम अगर लोगों से बात करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, लोग सोचेंगे कि ये कौन आ गया, इसकी मैं बात क्यों सुनूं। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए मैंने ये मीडिया ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग महिलाओं को स्टेज देते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और वो टैलेंट कुछ भी हो सकता है, फैशन शो के थ्रू हो सकता है, डांस के थ्रू हो सकता है। ये जब टैलेंट महिलाएं करती हैं तो एक जो झिझक होती है उनके मन में वो निकल जाती है। उसके बाद ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं जिन महिलाओं के साथ मैंने काम किया, वो महिलाएं मेरे पास बाद में आती हैं और मुझे बोलती हैं कि हमारा जो झिझक था, एक हमारे अंदर एक वो जो चीज़ थी, वो आपके स्टेज के थ्रू हमने वो मिटा दी है। तो ये जो एक चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैंने शायद किसी एक ज़िंदगी को शायद थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव कर दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी तो हमारा काफ़ी बढ़ गया है। अभी पहले हमने स्टेज शोज़ करते थे, अभी हमने अवार्ड शोज़, हमारी मैगज़ीन भी है जिसमें हम लोग जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं पुणे की, चाहे वो बेकर्स हों, चाहे वो सैलून चलाते हो, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी बातें जो उन्होंने स्ट्रगल्स किया है, जो जिस स्ट्रगल कर के वो एक उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो लोगों को मालूम चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो मालूम है कि इस महिला ने ये स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है, तो आप शायद उससे प्रेरित होके आप भी वो शायद उस राह पे चलेंगे। तो इस तरह का स्टेज हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक मैम ने मुझे बोला कि कौन कौन से चैलेंजेस हमको मिलते हैं जब हम इस तरह के, तो ये चैलेंजेस सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोगों को जो नई औरतें होती हैं जो हमारे पास आती है, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरुआत में, कि उनको बहुत ज़्यादा हमको ग्रूम करना पड़ता है कि येस यू कैन डू इट। उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें टाइम जाता है। बट एक बार वो महिला स्टेज पे आ जाती है और वो अपने बारे में बात करती है, उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। उसके बाद वो लोग बात करना बंद नहीं करते, वो बस बोलते ही जाते हैं और अपनी कहानी बताते ही जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो जाता है ये सब चीज़ें, जब मेरे थ्रू किसी लेडी को स्टेज मिलता है और वो बहुत बड़े काम करती हैं। तो जी, लेकिन इस प्रवास में क्या आपने कुछ कठिनाइयों का सामना किया स्त्री होने के नाते? कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आए? मैंने जैसे आपको बताया कि जो ग्रूमिंग होता है लोगों का, या लोगों मतलब जो महिला के साथ हम जब 1-to-1
कोचिंग देते हैं उनको कि येस यू कैन डू इट, यू शुड गो टू ऑन द स्टेज। कई बार क्या होता है कि वो बोलते हैं मैं बहुत मोटी हूँ, मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहती, लोग मेरे पर हंसेंगे। तो उनको जो मेंटल एक जो ब्लॉक होता है, और वो मेंटल ब्लॉक उन्होंने नहीं किया होता, उनकी फैमिली मेम्बर से आता है। उनके साथ के जो लोग होते हैं वो लोग उनको बहुत बोलते हैं कि यू कांट डू इट, यू बिकॉज आप इस तरीके से हो, स्टेज पे जाओगे तो लोग हंसेंगे। बट हम उनका वो जो मेंटल ब्लॉक है ना, उसको हटाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट आई थिंक। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसे नेहा जी है वैसे ही हमारे साथ गरिमा जी भी है। ये भी एक बहुत मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी है। ये निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर है। गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 के फर्स्ट रनर अप है। मिसेस फैशन आइकॉन 2022 उन्होंने जीता हुआ है। मिसेस डिवाइन डिवा 2021, और ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट भी है इसके पीछे। फिर साहित्य रत्न अवार्ड ये भी उन्हें राष्ट्रीय साहित्य सेवा संस्था से मिला हुआ है। IIEBM इंडस बिजनेस स्कूल में ये गेस्ट स्पीकर के रूप में भी सेवाएं अपनी देती है। और अलग अलग एक्चुअली बहुत वैरायटी प्रकार की गुण विशेषताएं इनमें हैं। तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैंने इन्हें भी पूछा कि अलग अलग जब बहुत प्रकार के हम कुछ सेवाएं देते हैं या क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं तो उसका एक प्रेशर भी आता है, और स्त्री होने के नाते कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। वो कुछ अलग चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं। तो आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपने इस प्रवास में कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं, अगर किए हैं तो कैसे हैंडल किए? थैंक यू ये प्रश्न पूछने के लिए। जी, ओम शांति। जैसे मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हूँ। यस, पैजेंट फील्ड हो, ब्यूटी क्वीन बनने का सपना हो, चाहे एक माँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ वक्त बिताना हो, उन्हें समय देना हो, चाहे सोशल वर्कर, अभी मैं काफ़ी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ सोशल वर्क में पार्ट लेती रहती हूँ। तो इन सब के लिए जो सबसे बड़ी चैलेंज जो मैं फेस करती हूँ और कोई भी महिला करती है वो ये है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करे। जी, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के दिन में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि सबके सपने हैं और सबको वो सपने पूरे करने हैं। आजकल के ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं, बच्चे, घर, परिवार को देखते देखते, कि उनके खुद के सपने, अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन होने की बात करूं तो मेरे कई ख्वाब है, मेरे कुछ अधूरे सपने हैं जिसे मुझे पूरा करना है। जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मैं सोशल वर्क काफ़ी वक्त से करती रही हूँ, मेरी कॉलेज टाइम से करती रही हूँ। तो मेरा एक सपना था कि मैं बड़े या फिर बाद में कभी भी आगे चलकर अपना खुद का NGO स्टार्ट करूँगी, पर उसकी राह नहीं पता थी कि कैसे करेंगे। तो कई बार हमें एक सही मेंटोर, कई बार टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए। जी, और वो चीज़ मुझे तब मिली। कई बार तो मैं बच्चों के बीच में काम करते करते और अपने खुद जो जॉब करती थी उसमें अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती थी। लेकिन पैजेंट में एंटर करने के बाद, ब्यूटी पैजेंट और ब्यूटी क्वीन का ताज लेने के बाद, गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 का ताज जीतने के बाद, वक्त ऐसा आया कि जब मैं सोशल वर्क करते करते भी वक्त निकाल पाती थी अपने लिए, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया था। तो ये टाइम मैनेजमेंट का मैं हर वक्त किसी भी जगह जाती हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ और सभी को बोलती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। ये सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के दिन, क्योंकि आप सब यहाँ पे, हम सब अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, सब ने अपने पर्सनल लाइफ से वक्त निकाल के प्रोफेशनल लाइफ में काम किया, आगे बढ़े और उसे बखूबी निभा रहे हैं, तभी वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये चीज़ अगर सीख जाते हैं तो मेरे ख्याल से और कोई चैलेंज बाकी नहीं रहता। और यहाँ जैसे आप आध्यात्म सशक्तिकरण के ऊपर जो मैंने बात सुनी, वाकई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल हम जो यहाँ पे देखते हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर ज़्यादा बातें होती हैं। जी, आध्यात्म सशक्तिकरण भी ज़रूरी है। जी, और ये जब दोनों मिल जाते हैं उसके लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ता है। तो वक्त निकाल के दोनों ही चीज़ ज़रूरी होती है किसी भी महिला के लिए। महिला सशक्तिकरण तो तब शुरू होता है जब वो खुद को
आगे बढ़ाती समय है दे। और सशक्तिकरण की तरफ जाती है। जी, पहले जी। खुद को मजबूत कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त निकालिए और कुछ वक्त आध्यात्म सशक्तिकरण के लिए भी निकालिए। बहुत सुंदर। तभी वो सुखी नारी और सुखी समाज, इसकी परिभाषा कही जाएगी। धन्यवाद। सही, बहुत सुंदर। टाइम मैनेजमेंट हम समझते हैं हर कोई के लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इसके ऊपर आपसे कुछ और भी बाद में जानना चाहेंगे कि कैसे करें, क्योंकि वो भी है उसके आगे कि कैसे करें और आपने कैसे किया। अब मैं नमिता जी से बात करना चाहूँगी। आप डायरेक्टर और एचआर है आविष्कार शेल्टर्स पुणे प्राइवेट लिमिटेड के, और प्रेसिडेंट है रोटरी क्लब कात्रज के। वो पिछले 12 साल से रोटरी के माध्यम से सोशल वर्क कर रहे हैं। एडमिन यूथ कमेटी में स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। अलग अलग विषयों पर वो व्याख्यान देते रहते हैं। महिलाओं के लिए अलग अलग चेकअप कैंप्स वो रखते हैं और उन्हें बेस्ट एडमिन पर्वती भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो नमिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो फील्ड है, जैसे बातें उभरती आ रही है, तो एक मुख्य जो पॉइंट है कि हमें अपने लिए समय देना है, औरों के लिए भी समय देना है। आप सारे वो हो जो खुद का जीवन भी, खुद को भी संभाल रहे, परिवार को भी संभाल रहे और समाज की भी सेवा कर रहे हैं। तो आपका ये जो सोशल वर्क है, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर आज आप हो, आपने अपनी कौन सी विशेषताओं को यूज़ किया हुआ है? ओम शांति। पहले तो मैं एक छोटे से गांव से थी, जो कि मुझे पढ़ने के लिए जाना था। तो ऐसा था कि रात का समय में मेरा जो कॉलेज का सेशन था वो शाम में था। तो घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, शाम के वक्त लड़कियां बाहर नहीं निकलती है। तो मुझे तो पहले वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा कि मुझे इंग्लिश में जाने के बजाय मुझे थोड़ा सा कम एजुकेशन के लिए जाना पड़ा। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मैं नाइक परिवार में जब आई तो मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट मिला। जो भी चीज़ें मुझे करनी जो रह गई थी मेरे इसमें, वो मुझे सब करने के लिए मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चलो आगे का जो मेरा एजुकेशन है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने वो मेरे पिताजी की सडनली डेथ होने के बाद 2 महीने के बाद मेरा एग्ज़ाम था और मैं इतना डिस्टर्ब थी कि मैं तो ये एग्ज़ाम नहीं देने वाली हूँ। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि नहीं, आप ये एग्ज़ाम देने वाले हो, और मैंने वो एग्ज़ाम दी। वो एग्ज़ाम भी मैंने पास किया। फिर सडनली ऐसे हो गया कि रोटरी क्लब का नाम सुना और उसमें मैं ज्वाइन हो गई। तो रोटरी क्लब में बहुत से 5-6 साल काम करने के बाद में जब प्रेसिडेंट होने का मुझे मौका मिला, तो मैंने जब पहले देखा कि अरे मैं एक महिला हूँ तो मैं क्यों ना महिलाओं के लिए कुछ करूँ। तो मैंने वो सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ ब्रेस्ट कैंसर चेकअप कैंप वगैरह अरेंज करते हैं। और मैं आपको उसमें एक बताती हूँ कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर चेकअप मशीन डोनेट किया है चिंचवड हॉस्पिटल में। तो हम लोग जो महिलाएं घर से निकलती नहीं है, जो जिनके घरों में काम करती है, उनके लिए ये चेकअप रखा। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि वो लेडीज़ सामने आती नहीं है, और फिर कैसे करके उनको हमने कैंप में लिया कि मतलब उसमें से ज़्यादातर महिलाओं को डिटेक्ट हुआ ब्रेस्ट कैंसर, जो उन्हें पता भी नहीं था कि वो दिन भर के भागदौड़ में अपने तरफ खुद ख्याल ही नहीं रख रही है। तो फिर वो ब्रेस्ट चेकअप कैंप हमने अभी तक 30-40 चेकअप कैंप्स लिए, जो गांव में भी जाके लिए, और उनके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट भी चालू किया, और अभी वो महिलाएं ट्रीटमेंट ले रही हैं। तो मुझे ये बताना है कि खुद की तरफ अगर वो ध्यान नहीं रखेगी तो घर कैसे संभालेगी। जी, तो वही है कि आप खुद की तरफ पहले ध्यान रखो, तो आप अपने फैमिली को भी देख सकते हो। और ऐसे माध्यम से हम बच्चों के लिए भी एक छोटा सा एक बताती हूँ, गुड टच बैड टच करके हम एक सेशन लेते हैं, जो स्कूल के लड़कियों के लिए रहता है, जो 8वीं 10वीं की लड़कियाँ रहती है उनके लिए। तो जब हम ये सेशन लेते हैं तो एक गुड टच रहता है, जो मम्मी पापा अज्जी अजूबा का जो टच रहता है वो एक गुड टच रहता है। और जो बैड टच जिसको बोलते हैं कि अगर हम बस में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, तो कोई अपने को अलग से एक जो टच करता है, वो जो फील होता है उसके बारे में हम
लड़कियों को अवेयर करते हैं। तो कुछ लड़कियों ने वो ऐसे किस्से बताए कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी लड़कियों के साथ होता है। तो ये अवेयरनेस हम रोटरी के माध्यम से बच्चों में अभी दे रहे हैं। बहुत सुंदर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो दृढ़ता की विशेषता है और औरों के प्रति एक निस्वार्थ स्नेह कि हम उन्हें सहयोग दें। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि मैं खुद महिला हूँ तो क्यों ना मैं इस माध्यम को, रोटरी क्लब के माध्यम को महिलाओं की सेवा के लिए यूज़ करूँ। तो दृढ़ता और निस्वार्थ स्नेह, ये इनकी विशेषता इसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे अभी टॉपिक क्योंकि निकला ही है कि गुड टच बैड टच का, तो बहुत बार महिलाओं की ये समस्या होती है कि उन्हें एक अलग दृष्टि से, बॉडी कॉन्शियसनेस की दृष्टि से देखा जाता है। पता तो चलता है, गुस्सा आता है, कभी किसी को थप्पड़ मारने का भी मन हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आदरणीय नलिनी दीदी जी को ये प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब ऐसी समस्या है जहाँ पे हम विशेष कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दृष्टि की वो बात है, उनकी भावनाओं की बात है, उस समय पर हम अपने शक्ति स्वरूप को कैसे मेंटेन रखें, खुद की स्थिति को शांत कैसे रखें? ओम शांति। बहुत समय से हम अनुभव की बातें, जो आज के समय में इसका ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, अति जरूरी है, वो एकाग्रता से सुन रहे हैं। दिन प्रतिदिन समाज के अंदर हम देखते हैं, जैसे कहते हैं जो जो दवा की दर्द बढ़ता ही गया। इलाज भी बहुत है, ट्रीटमेंट भी मिल रही है, अलग अलग सर्जरियाँ भी टाइम पर होती है, लेकिन फिर भी कई कई नई समस्याएं न चाहते भी समाज के अंदर, दुनिया के अंदर उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और उसमें भी विशेष करके भला हम सेवा केंद्र पर समर्पित रूप में रहते हैं, लेकिन कोई समाचार तो मालूम पड़ते हैं, तो दिन प्रतिदिन देखते हैं कि मनुष्य के अंदर पाप वासनाएं और पापी दृष्टि वृत्ति की बहुत बातें बढ़ रही है। और इसके लिए नारियों को, महिलाओं को, कन्याओं को, सबको इन बातों का एक सामना करना पड़ता ही है। जहाँ सामना करने की बात आती है तो हमारे पास अगर शक्तियों का स्टॉक भरपूर है और थोड़ा सा हमारा ज्ञान का नेत्र, जिसको एक समझ को हो, मैच्योरिटी को हो, एक सभ्यता संस्कृति का फाउंडेशन, गॉडली नॉलेज को हो, वो अगर हमारी बुद्धि के अंदर है तो ज्ञान के आधार पर हम अपनी जीवन में ऐसी कई शक्तियाँ धारण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी देवियों को अष्टभुजाधारी कहते हैं, उनको 8 हाथ दिखाते हैं और 8 हाथ, उसमें विशेष 8 शस्त्र भी होते हैं। कोई भी हाथ बिना शस्त्र के नहीं होता है। तो ये जो उनके पास शस्त्र होते हैं वो शक्तियों की यादगार है। और समय के अनुसार हम देखते हैं इन शक्तियों को जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। उसके पहले जैसे इन्होंने कहा कि इस टच को हम कैसे पहचाने, तो उसके लिए पहले हमारी स्थिति सोल कॉन्शियस चाहिए। राइट और रॉन्ग, योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, विनाशी अविनाशी, सदाकाल दीर्घकाल, अच्छा बुरा, सबको समझने के लिए हमारे पास परखने की शक्ति चाहिए।
और वो न होने के कारण बुद्धि टाइम पर ठीक निर्णय नहीं कर पाती है। जैसे हम भी एक बार ऐसे एक जर्नी में निकले थे, तो एक कन्या के पास, कॉलेज की कन्या थी, तो हालांकि दूसरी सीट खाली थी, कभी ऐसा भी होता है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा, दूसरी भी सीटें खाली थी, मेरे पास भी सीट खाली थी, लेकिन वो खुद ही एक कुमार के पास, एक जेंट्स के पास जाके बैठी, और पता नहीं थोड़ी देर में क्या हो गया, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, और बहुत डिस्टर्ब होने के कारण वो सीधा ड्राइवर को और कंडक्टर को बोला, रोक दो गाड़ी, मुझे उतरना है। तो आप सबने समझा होगा, थोड़े टाइम में ऐसा कुछ हुआ ही होगा जो उसने अनुभव किया। तो इसके लिए हमारे अंदर कई गुण, कई शक्तियाँ ऐसी चाहिए जो पहले हम अपने लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच, ऐसा एक सेफ्टी का कवच हम अपने जीवन में रखें, जिसके कारण वो आने वाली बात तो सामने आएगी, क्योंकि इससे कोई अलग समाज नहीं है, पवित्र समाज जो हम वहाँ जाके रहे, हम भी सभी के बीच में ही रहते हैं। लेकिन उस समय वो जो पहचान है, अच्छाई बुराई की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, राइट रॉन्ग की पहचान, ये हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है। ईश्वरीय ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि हमें बड़े बड़े शास्त्र कंठस्थ करने हैं, कोई कर्मकांड करना है, कोई घंटों घंटों ध्यान में बैठना है, ये बात नहीं है। लेकिन ज्ञान के द्वारा क्या होता है, हर बात का अंतर हमें समझ में आता है, बुराई और अच्छाई। तो अगर हम सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, तो उसके मस्तक से, उसकी आँखों से, उसके बोलने से, उसके चाल चलन से फट से हमें वाइब्रेशन आते हैं कि ये इंसान इस लेवल का है, ठीक नहीं है, सभ्य नहीं दिखाई देता है, और टाइम पर कुछ भी आगे पीछे बात हो सकती है। क्योंकि इस युग में सबसे पहले स्व की सुरक्षा। भला हम किसी को कहेंगे जाते वक्त हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबके बीच में है तो कोई ना कोई बात है ही, और सबकी दृष्टि वृत्ति पवित्र नहीं है। जैसे वो कहते थे, गोपाला गोपाला गोविंद गोपाला, पुण्य समस्ती पापाला। तो भ्रष्टाचार, श्रेष्ठाचार, पाप, पुण्य, इसके बीच का अंतर भी आज समझ में नहीं आ रहा है। और इसके लिए ये ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान बहुत सुंदर रीति से काम करता है। हम भी पहले स्कूल कॉलेज में थे, हमको भी कोई गहराई का ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो परखने का नेत्र पावरफुल बन गया, शक्तिशाली बन गया। सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है ये समझ में आया, और उसके लिए जो आंतरिक शक्तियों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उस शक्ति का केंद्र वो सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ऑलमाइटी के साथ बुद्धि का संबंध हो गया, बुद्धि का योग हो गया, और इसके अंदर उससे जो हमें एक पावर मिली, उस पावर के आधार पर ऐसी दुनिया में रहते हुए भी परखना, टाइम पर सही निर्णय करना, ये बहुत सहज हो गया। जी, बहुत सुंदर। जैसे दीदी जी ने बताया, राजयोग का जो अभ्यास है, परमात्मा ज्ञान और उनके साथ मन बुद्धि का जोड़, इससे आत्मा के अंदर परख शक्ति बढ़ती है, जिससे किसी और के कुछ भी अलग इंटेंशंस है वो वाइब्रेशन रूप में हम कैच कर सकते हैं और सही गलत की परख रख सकते हैं, उस आधार से सही निर्णय भी ले सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आगे अभी इसी से ही जुड़ा हुआ और एक प्रश्न, अभी जो आए हुए प्रश्न है ये हमारे प्रेक्षकगण से आए हुए प्रश्न है आगे।
तो पूछा गया है कि अकेले रात को बाहर पढ़ने में डर लगता है, क्या करूं? माना कोई इम्पोर्टेंट काम है और रात को बाहर जाना है। ये प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी मीनाक्षी जी को, क्योंकि जैसे उनका काम है, जो कार्यक्षेत्र है 24/7 वाला उनका ये है कार्यक्षेत्र है, तो वो खुद इन सारी चीज़ों से जा रहे हैं, तो वो क्या अभ्यास करते हैं जो जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको वो गाइड कर सकें? जी नहीं, आपको ऑन बटन है। हेलो, हाँ, तो अभी ये गुड टच बैड टच का भी तो ध्यान लड़कियों को देना ही चाहिए। दूसरी बात ऐसा है कि जब रात को जाना पड़ता है लड़की लोगों को, औरत लोगों को काम पर जो जाते हैं, तो बहुत बार उनकी अगर ड्यूटी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि वो रात को जाते हैं, सुबह आते हैं। लेकिन हम डॉक्टरों को बहुत बार ना रात में अचानक 2 बजे कॉल आता है, तो उस टाइम के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो 2-3 चीज़ है कि हमारा जो हॉस्पिटल रहता है वो बहुत बार नज़दीक रहता है, तो वहाँ से हमको एम्बुलेंस पिकअप करने को आते हैं। तो ये डॉक्टर के लिए थोड़ी सुविधा रहती है, लड़की डॉक्टर के लिए या औरत डॉक्टर के लिए, कि जो कोई रात में ऑन, और हमारी सिस्टम ऐसी रहती है बहुत बार कि हम ऑन कॉल में रहते हैं। जब हम ऑन कॉल रहते हैं और अगर हॉस्पिटल बहुत लंबा है तो वो हम रात में हमारा काम वगैरह सब करके ना वहीं पर जाके सोते हैं, हॉस्पिटल के आवार में ही हम जाके रहते हैं। और अगर मेरी एक सलाह ऐसी होएगी कि अगर किसी औरत को रात में जाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसने एक कोई तो जान पहचान वाला रिश्तेदार अगर हो या कोई रिक्शा वाला हो या कोई ऐसा एक एल्डरली मैन को पकड़ के रहना चाहिए कि जो उसको सेफली लेके जाए, लेके आओ, पैसों की चिंता नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एक आधार स्तंभ जैसा रहता है। जी ज़रूर। तो अगर वो ले लेंगे तो वो उसकी चिंता मिटाता है, बिकॉज़ हर टाइम कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता। अगर आपको रात में जाने की नौबत आती है तो कोई तो किसी को, तो एक आदमी को जो सीनियर हो आपसे और जो इसके ऊपर आप भरोसा कर सकती हैं, जी, तो ऐसे आदमी को साथ में लेके जाए और आए तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। जी, बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर मीनाक्षी जी ने दिया। जी, और एक प्रश्न जो प्रेक्षकगण से आया हुआ है वो मैं प्रश्न नेहा जी को पूछना चाहूँगी। आपने स्लम एरियाज़ में भी महिलाओं के लिए काम किया हुआ है, तो ये प्रश्न उन महिलाओं के लिए कि उनके अगेंस्ट जो वायलेंस वहाँ पे होता है, तो उसको रोकने के लिए आप और क्या काम करना चाहेंगे या क्या काम होना चाहिए? ओम शांति। जी हाँ, जो महिलाएं स्लम एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक वायलेंस उनके ऊपर बहुत होता है, एंड जो उनके मीन्स हस्बैंड्स होते हैं, दे एक्चुअली उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस करते हैं। लेकिन उसका आपने मुझे पूछा किस तरीके से हम लोग उसको रोक सकते हैं, राइट। हम जब उन महिलाओं से बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो आप इसके बारे में बात कीजिए, आप अपने सहेलियों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए इसके बारे में, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप पुलिस के पास जाइए। देखिए क्या होता है कि जब पुलिस इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले वो लोग हस्बैंड्स को समझाते हैं कि इस तरीके की आप चीज़ें नहीं कीजिए, क्योंकि एक केस हमारे साथ ये हुआ था कि एक महिला थी, उन्होंने हमारे सामने ये वाली बात रखी थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं, पीने के बाद मुझे बहुत मारते हैं। तो हमने उनको स्टेप बाय स्टेप यही बताया था कि सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के बीच जाइए, चुप मत रहिए, डोंट स्टे साइलेंट। जितना आप चुप रहेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म होगा। तो सबसे पहली बात है कि अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन को, अपनी माँ को इसके बारे में बताइए ताकि वो आपके हस्बैंड से इसके बारे में बात कर सके। सेकंड स्टेप क्या है, जब अगर तब भी बात नहीं
होती है सही, फिर आप पुलिस के पास जाइए। डोमेस्टिक वायलेंस पे महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनके साथ होता है वो कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं, और जिनके साथ नहीं होता है वो रिपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो हमको ये जो तादाद है ये बढ़ानी है और इसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में चुप नहीं रहना। एक मर्यादा, परिवार की मर्यादा क्या होगी, लोग क्या बोलेंगे, हमारा घर टूट जाएगा। लेकिन इसके जैसे मैम ने भी बताया कि सबसे पहला चीज़ मैं हूँ। अगर मेरी सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास, तो मैं अपने बच्चों को कैसे सिक्योरिटी दे सकती हूँ। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पहले मैं हूँ, उसके बाद ही सब संसार है। तो मुझे अपनी जो चुप नहीं रहना है एंड इसके बारे में हमको बात करनी है। तो हम ये इसके बारे में इस तरीके से बताते हैं। जी जी, ये भी बहुत सुंदर प्रैक्टिकल आंसर है कि महिलाओं का एक मोह रहता है पति में, बच्चों में, घर में, लेकिन वायलेंस भी हो रहा है। तो सिर्फ क्या वो उसको सहन करती रहे? नहीं। तो अगर उसके अगेंस्ट कुछ करना है तो इनिशियली तो एटलीस्ट जैसे उन्होंने कहा कि अपने परिवारजन से, फ्रेंड्स से वो बात करे, जो उनसे फिर इन टर्न वो अपने उनके पति से बात करे कि थोड़ा सा समझाए। और बहुत बार ये भी हो जाता है कि मान भी जाते हैं, चीज़ों में सुधार आ जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से बताया। हम इस चीज़ को जानते हैं कि सिर्फ स्लम एरियाज़ में वायलेंस नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस पढ़े लिखे घरों में भी अलग अलग पदों पर व्यक्ति, पुरुष भी और स्त्री भी, दोनों अलग अलग पदों पर है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो मैं नमिता जी को पूछना चाहूँगी कि आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, कार्यरत है, और हर प्रकार की महिलाओं के सन्मुख आप आते होंगे, उनके साथ काम कर रहे होते हैं। तो जैसे इन्होंने स्लम एरियाज़ में क्या करना चाहिए बताया, वैसे ही सुसंस्कृत हम कहने के लिए, सुशिक्षित हम कहें, क्योंकि सुसंस्कृत घरों में तो ये नहीं होगा, सुशिक्षित घरों में भी जब डोमेस्टिक वायलेंस है तो वहाँ पे उसको हम कैसे रोकें? उन महिलाओं को हम क्या बताएं जो खुद को वो सक्षम कर सके? कैसा है ना कि बड़े घरों में जैसे आपने बोला कि वहाँ पर भी होता है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से अगर हम बातचीत करें, कोई मीडियम मतलब कोई मिडल व्यक्ति के साथ में मिलकर अगर वो जो भी आपके बीच में जो हो रहा है उसको सही तरीके से अगर सुलझा ले तो हो सकता है। ऐसे नहीं मत करो कि चलो मैं इधर वो उधर, कुछ चीज़ें बात करके, कुछ चीज़ें मिल के भी हम उसको सुधार सकते हैं। अगर खूब एक्सट्रीम लेवल पे अगर जा रहा है तो ठीक है। और मैंने अभी ऐसे देखा है ना कि आजकल तो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो ऐसे घर बर्बाद हो रहे हैं कि बच्ची 4 साल की है, 5 साल की है और मम्मी पापा लड़ रहे हैं और घर के लोग भी बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है जा रही तो जाने दो। लड़का भी बोल रहा है मुझे नहीं करना है, जा रही तो जाने दो। ऐसा नहीं होता है। आप उस बच्चों का भी सोचिए कि जिसको तो मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, तो वो बच्चों ने क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा अगर दोनों बाजू से सोचेंगे तो ये काम बन सकता है। बिगाड़ो मत, अकेला रह के सब आप हासिल कर सकते हो, पैसा कमा रहे हो तो चलो ठीक है सब कुछ ले सकते हो, लेकिन घर बर्बाद, उससे घर पूरा बर्बाद हो रहा है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से अगर आप इसको सुलझा लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत से घर बच सकते। जी जी जी, ये एक देखो माना कैसे हर एक के अनुभव और सोच भी रहती है। उन्होंने एक अलग एस्पेक्ट इसमें बताया कि बहुत बार सिर्फ अच्छे से डायलॉग करके, संवाद करके भी चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। हाँ, जैसे परिवारजन की मदद ले सकते हैं, वैसे वो दो आपस में मिलकर चीज़ों को अगर सुलझाए तो भी ये चीज़ें कम होती जाएंगी। हाँ ज़रूर, दोनों ने भी ये एक्सेप्ट किया या कहा कि अगर वो एक्सट्रीम लेवल पर है तो ज़रूर फिर उनको पुलिस में जाना चाहिए और जो लॉज़ है उनकी वो मदद ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इन सारी बातों में जो लॉ है हमारे देश के बने हुए वो सारे स्त्रियों के साइड पे है, उनके फेवर में है। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो वायलेंस करता है, देखा जाए तो वो भी डरा हुआ रहता है कि कहीं ये पता न चल जाए बाहर। तो एक्चुअली वो वायलेंस को यूज़ करता है उसको चुप कराने के लिए कि तुम किसी को बोलना नहीं है। तो हम ज़रूर स्त्रियों को, महिलाओं को ये एजुकेट कर सकते हैं कि वो भी खुद डरा हुआ है, आपको बोलना है, ये शेयर करो। वो शेयरिंग ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, कम कर सकती है। और फिर उसके बाद डायलॉग।
तो आगे मैं नंदा ताई जी से प्रश्न पूछना चाहूँगी। प्रश्न प्रेक्षकगण से ही आया हुआ है, और वैसे मैं आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ और प्रश्न भी पूछने हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। चीट्स आप बास्केट में रख सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे आया हुआ है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जैसे डिफेंस है, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और भी कई सारे, जहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा नहीं होती है, तो आप ऐसे नगर सेविका होने के कारण, राजनीति में होने के कारण, माना आप क्या और स्टेप्स लेना चाहेंगे जो हर प्रकार की फील्ड में महिलाएं आगे बढ़े? क्या है, अभी तक अब हम सब महिलाओं को ऐसे ही रखते घर में कि नहीं, वो बाहर 7 के बाद वो घर बाहर नहीं निकले। वो बहुत प्रोटेक्टिव हम हमारे लड़कियों को रखते हैं। लेकिन आपको पता होगा 50% आरक्षण की वजह से आज हमारी जैसी महिलाएं आज कॉर्पोरेटर बनी है, हर एक फील्ड में आज काम कर रही है। आपने देखा होगा जो लड़ाऊ विमान रहता है वो भी आज हमारी महिलाएं चला रही है। आज पीएमटी ड्राइवर बन रही है, एसटी ड्राइवर बन रही है, कंडक्टर बन रही है। जो फील्ड सिर्फ जेंट्स का था, उन मेल मोनोपोली थी, आज उस क्षेत्र में भी महिलाएं काम कर रही है। तो हम हमारे लड़कियों को वही शिक्षा देते हैं कि अरे नहीं नहीं, ज़्यादा उधर मत जाना, ये मत करो, वो मत करो। उसके वजह से वो डर बैठता है उसके मन में कि नहीं बाबा, वो फील्ड अच्छा नहीं है, वो हम लेडीज़ नहीं जाएंगे। पुलिस में नो पुलिस बहुत ये रहते हैं, वहाँ नहीं जाना है। इसमें आर्मी में नहीं 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 नहीं, वो बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ का काम होता है। हमारे लड़कियां बहुत नाजुक होती है, तो हम नहीं भेजेंगे उनको। ये हमारी पेरेंट्स की ही एक एटीट्यूड होती है कि नहीं, मैं मेरे लड़कियों को ऐसे प्रोटेक्टिव रखूँगी। तो आज ज़माना बदल गया है। मैं तो यही कहूँगी, हमारी महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है। आज मैं देखती हूँ, मैं इतने फील्ड में या इतनी एरिया में घूमती रहती हूँ, लेकिन जो काम महिला कर सकती है वो जेंट्स नहीं कर सकते। हम लोग हमारे घर में काम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को देख सकते हैं, उनका करियर देख सकते हैं, हमारा करियर देख सकते हैं। जी, बराबर है ना? तो हम महिलाओं को तो हम लोग आदि शक्ति का एक रूप मानते हैं। जी, देखो, हर एक देवी एक स्त्री होती है, लेकिन घर में तो उसका स्थान क्या होता है आपको पता है। तो लेकिन ये हमारे ऊपर भी है। जी जी, अगर हमारे में उतना कॉन्फिडेंस हो, विल पावर हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं बचपन में तो बहुत शाय थी। मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ कर सकूंगी। मुझे भी कभी कभी मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो अरे मैं वही थी क्या कि जो आज बनी हूँ। मीन्स ये जो हमारे में जो इनर पावर है वो निकालने के लिए हमें ही काम करना है। जी जी, और एक महिला जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमें एक्चुअली अपब्रिंगिंग में ये होता जाता है कि हम ही वो सारी बातें मन में रख देते हैं, बच्चियों के अंदर डालते जाते हैं नोइंगली अननोइंगली। जो करियर कहाँ पे चूज़ करना है उसमें वो खुद को लिमिट कर लेती है। तो वहाँ पे हम काम करें, ये इन्होंने सुझाया। अगला क्वेश्चन मैं गरिमा जी से पूछना चाहूँगी। जो पहले हमारा टाइप मैनेजमेंट का प्रश्न आया था, टॉपिक आया था, वही प्रश्न महिलाओं से आया हुआ है कि जो महिलाएं नौकरी करती है वो अपने बच्चों को समय कैसे दे, हाँ, कैसे गुड वाइब्रेशंस दे। माना क्योंकि वो खुद थकी हुई है, उसके दिमाग में कितने न चीज़ें चल रही है, बाहर का भी देखना है, घर का भी देखना है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों को प्यार देना है, समय देना है। तो कैसे करे, कैसे वो टाइम मैनेज करे और स्थिति को भी ठीक रखे? जी धन्यवाद। सबसे पहले, क्योंकि हम सब यहाँ पे नारी दिवस, विमेन डे सेलिब्रेट करने के लिए पहले आए हुए हैं, तो मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगी। जी। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। ये लाइन मुझे बेहद पसंद है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। टूटी हुई उम्मीदों की मात्र तुम ही एक आस हो। उठो
और अपने अस्तित्व को संभालो। उठो और अपने अस्तित्व को संभालो। एक दिन नहीं, हर रोज नारी दिवस मना लो। और इसे पहले बोलने का मेरा जो अर्थ और तात्पर्य ये था कि आप लोगों को ये बता सकूं कि नारी वाकई सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, चाहे वो घर का काम करे, बच्चों का करे, करियर से रिलेटेड हो, बाहर लोगों की सेवा करे या किसी भी फील्ड में हो, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। और उसे जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि वो कैसे सब कुछ संभाले। हमने उन्हें दुर्गा का रूप दिया है, हमने उन्हें देवी का रूप दिया है, ये पूरे समाज ने उन्हें देवी तो बना दिया है, पर एक बार भी नहीं सोचा कि वो कैसे ये सब करेगी, पर फिर भी वो करती है जी। बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी शिकायत के वो हर चीज़ संभाल लेती है जी। मेरे साथ कुछ ऐसा वक्त भी आया था जब मेडिकल इशू के कारण मैं 2 साल चल भी नहीं पाई थी। शायद ये कोई नहीं समझेगा इस पीड़ा को कि अगर आप चल नहीं सकते और उस समय अगर आप ये ठान लो कि ठीक है मैं कुछ करके दिखाती हूँ, वो शक्ति आती है अंदर से। और वो जो महिला शक्ति की बात हम करते हैं वो अंदर ही रहती है हमारे। वो किसी के बोलने से जागृत नहीं होती, वो हमारे सोचने से जागृत होती है। तब जब मैं चल नहीं पा रही थी तब सोचा था कि ठीक है ये टाइम तो निकल जाएगा, इसके बाद क्या, कुछ तो करना है। कई लोग ऐसे रहती है, मेरे फ्रेंड्स में भी है जो बोलते हैं नहीं अभी हमारे बच्चे हैं, हमारा करियर है, ठीक है अभी हम हो गया, सेटल हो गया, अब क्या करना है। कई लोगों को तो ऐसा रहता है कि अब क्या करेंगे कुछ करके। तो ये जो नकारात्मकता चीज़ रहती है ना हमारे अंदर, वही हमारी शक्ति को कहीं ना कहीं दबा देती है, वो आगे आने नहीं देती। जो वो वक्त था जब मेरे साथ में ऐसा, जैसे जब मैं नकारात्मक सोच रख सकती थी कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, बच्चे हैं, घर देखेंगे, परिवार देखेंगे, करियर को देखेंगे और ठीक है आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कैसे कटती है ज़िंदगी। हम लोग यही तो करते हैं, ज़िंदगी काटते हैं, जीते कहाँ हैं जी। जीने के लिए खुद के लिए भी जीना पड़ता है। अभी हम सब नारियों को मैं जिनसे मिलती हूँ, महिलाओं से, उनके अंदर एक इस चीज़ की कमी है कि वो खुद के बारे में सच में नहीं सोचती, क्योंकि वो देवी है ना, वो खुद के बारे में कैसे सोच सकती है, वो तो सबके बारे में सोचेगी। उसे सुबह नाश्ता भी बनाना है, उसे बच्चों को तैयार भी करना है, उसे काम पे भी जाना है और वापस घर आके फिर से काम करना है जी। इन सब के बीच में उनका सिर्फ एक एक्सक्यूज़ रहता है, हमें वक्त नहीं मिलता। अब मैं आपके क्वेश्चन पे वापस आती हूँ, वक्त कैसे मिलता है, वक्त कैसे मैनेज करेंगे। एक्चुअली आपने अननोइंगली और एक प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया था उसका आंसर दिया, पॉजिटिव कैसे रहे जब आपके आसपास का माहौल निगेटिव हो। तो पॉजिटिविटी के बारे में वैसे भी आपने बता दिया जी। तो बस क्योंकि समय कम है, कुछ और प्रश्न भी हमें लेने हैं जी। बिल्कुल। तो आप प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी रीति से करने के लिए? प्रायोरिटाइज में ये बताना चाहती हूँ कि जब आप वक्त मिलता नहीं, निकालना पड़ता है जी। पहली तो सोच ये रखनी चाहिए जी। वक्त आपको मिलेगा नहीं, आपको आपके बिजी स्केड्यूल में से निकालना पड़ेगा। मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था कि मेरे पास जो वक्त मुझे मिला था जब मैं चल नहीं पा रही थी, तो मुझे 2 साल का वक्त मिला था। उस समय मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और जब मैं ठीक हो गई तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। आप अगर वर्किंग वूमेन हो, घर आते हो, ठीक है मंडे टू फ्राइडे आप जॉब पे जाते हो, सैटरडे संडे भी तो आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हो। आप आध्यात्म सीखते हो, आपको 1 घंटा रोज मेडिटेशन करना ही पड़ता है, तब आप आपके लिए वक्त निकालते हो जी। तो ये जो एक्सक्यूज़ रहता है कि हमें वक्त नहीं मिलता, ये बहुत रॉन्ग एक्सक्यूज़ है। ये सिर्फ वो चीज़ है कि जो आपको पीछे करता है जी। करना है कि वक्त निकालना है, वक्त निकालना है, आगे बढ़ना है जी। लॉकडाउन में सबके पास बहुत वक्त था, बट फिर भी उन्होंने, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यूटिलाइज किया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सोचा कि ठीक है वक्त है, इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बेटर मैंने अपने ऊपर काम किया और उसी दौरान मैं मिसेस इंडिया और मिसेस महाराष्ट्र का टाइटल जीत पाई। बहुत सुंदर, तो दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपको जब वक्त मिला फैमिली से, बच्चों का करते हुए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बस 1 मिनट का और वक्त लूँगी आपका। पहले जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मैं मान सकती हूँ कि उस वक्त नहीं मिलता था,
आजकल आपके पास इतना वक्त होता है कि आप जॉब का भी जो टाइमिंग रहता है 8 घंटे वो करने के बाद, फैमिली में बच्चों को देखने के बाद भी आप हर रोज़ 1 से 2 घंटे अपने लिए निकाल सको। और ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताती हूँ कि मैं खुद के लिए हर रोज़ 1 से 2 घंटे निकालती हूँ ताकि मैं उसमें कुछ नई स्किल सीख सकूँ, ताकि वो अगले भविष्य में कुछ नई अचीवमेंट्स कर सकूँ। बहुत सुंदर। तो ये एक मेरा सलाह रहेगा कि हर रोज़ 1 से 2 घंटा खुद के लिए निकालिए। जी, बहुत अच्छा। माना गरिमा जी ने जो भी शेयर किया, इसमें से लर्निंग्स हमारे ये ज़रूर होंगे कि एक तो सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच। जो भी समस्या है, देखो इतनी बड़ी चीज़ है, 2 साल अगर कोई बेड पर रहे और चल न सके, यहाँ पे एक बहुत अलग प्रवास हो सकता था, लेकिन उन्होंने पॉजिटिविटी को चूज़ किया और उन्होंने वो सारा प्लान किया जो उन्हें आगे करना है, और जब ठीक हो गए तो करना शुरू किया। तो एक चीज़ पॉजिटिविटी, और सेकेंड वक्त निकालना है। अगर अपने लिए वक्त निकालना मेरी प्रायोरिटी है तो वो निकल कर आएगा ज़रूर। तो बहुत सुंदर, और यही जो मैनेजमेंट है वो फिर बाकी की भी सारे आयामों को ठीक करने के लिए मदद करता ही है। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी नलिनी बहन जी को। 2 प्रश्न आए हुए हैं, संबंधों के ही रिलेटेड है, तो आध्यात्मिकता से हम कैसे इन्हें हैंडल करें, आप बताएंगे। कि पूछा गया है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ अगर हमारी नहीं बनती है, हम कितना भी चाहे कोशिश करें, लेकिन उनके हमारे प्रति मत अलग बने हुए हैं और वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में घर का माहौल हम ठीक कैसे रखें, संबंधों को मधुर हम कैसे बनाएं? ओम शांति। हम कोई भी फील्ड में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, तो पहले तो हमारा जो परिवार, फैमिली रिलेशन है, उसके बाद तो और ही परिवार बढ़ता जाता है। भल वहाँ ब्लड कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन सोशल कनेक्शन होता है। वर्क फील्ड के जो कोऑपरेटिव है, सहकारी है, कर्मचारी है, चाहे कहाँ बॉस है, मिल मालिक है, तो कहाँ भी जाएंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध तो होते ही है। अब संबंधों में मधुरता कैसे बनी रहे, तो पहले तो शुरुआत अपने से करनी होती है। अपने से शुरुआत करनी होती है, माना पहले हमें अपने जीवन के अंदर मधुरता का गुण धारण करना पड़ता है। जैसे आज हम देखते हैं किसी को शुगर है तो क्या करते हैं, मीठा खाने की दिल भी होती है लेकिन नहीं खा सकते, कंट्रोल करते हैं, फिर भी सैक्रिन की गोली तो यूज़ करते ही है। मतलब मिठास लाने का कुछ न कुछ प्रयत्न दवाई के द्वारा भी करते ही है। ऐसे इसी प्रकार से समझो किसी के साथ हमारी बनती नहीं है, कहने का भाव यही होगा कि बनती नहीं है, तो सबसे पहले हम 3 विधियों को अपनाएंगे। उसको कहते, एक है प्यार, दूसरा है मार, तीसरा है अधिकार। तो प्यार में क्या होता है, पहले हम उसको प्रेम से समझाएंगे, भाई क्या कारण है, तो कारण को भी समझना पड़ता है ना। कई बार ऐसा होता है बात बहुत छोटी होती है, लेकिन टाइम पर न समझने के कारण वो विशाल दिमाग, विशाल दिल, विशाल बुद्धि या उदारचित नेचर न होने के कारण वो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है और हमारा खुद का मन ही बहुत बोझिल बन जाता है। हम ही उसको बहुत कठिन, इम्पॉसिबल समझते हैं कि नहीं बाबा ये नहीं हो सकेगा। तो कई बार फिर हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम आती है। तो वास्तव में देखा जाए पहले तो कारण को देखना पड़ता है। अगर छोटी सी कारण के लिए वो मैत्री का धागा टूट जाता है, रिश्तों का धागा टूट जाता है, तो हम समय निकाल के अच्छी बातों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो वो हम थोड़ा सा बैठकर एक दूसरे के साथ शेयर करके उसको हम अपनी अपनी रीति से मिटा भी सकते हैं,
क्योंकि बात को बढ़ाना नहीं है, बढ़ाने का टाइम नहीं है, मिटाने का टाइम है। तो कभी छोटी बात को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हम डोंट केयर करेंगे, अलबेले बन जाएंगे और बीच में बहुत विलंब लगेगा और बात बढ़ती जाएगी। वो टाइम पर उसको कवर करना, टाइम पर उसको समाप्त करना, टाइम पर उसका सॉल्यूशन निकालना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और समझो कोई बात बहुत बड़ी भी है तो कहते भाई हम दीवार से कब तक टकराते रहेंगे, ऐसी भी एक इंसान की नेचर होती है, नहीं बनती है ना, तो कब तक हम उस दीवार से टकराते रहेंगे, हमारा ही माथा फूट जाएगा, टूट जाएगा, हमको ही सिर दर्द होगा। तो दीवार से दूसरा किनारा माना दूसरा रास्ता निकालते हैं और उस रास्ते से आगे जाते हैं। तो ये भी बात कभी कभी ठीक होती है, बीच में थोड़ा समय की दवाई को यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कई जो ये होते हैं पौधे होते हैं, उनको थोड़ा भी वर्षा का पानी मिलता है, बरसात का पानी मिलता है तो भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और कईयों की जो पालना होती है वो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, तभी वो ठीक रीति से उनकी वृद्धि होती है। तो जंगल में जो पानी मिलता है, कितने बड़े पेड़ होते हैं, उसकी देखभाल कौन करता है। लेकिन जो घर में होते हैं, फैमिली में होते, अपने होते हैं, या जिनके साथ हमारा रोज़ाना कनेक्शन है, या चलो मंथली कभी का कनेक्शन है, वर्क फील्ड में एक दिन का कनेक्शन है, लेकिन एक बार अगर संबंध टूट जाता है तो कहते वो मना बनाने के लिए कितना समय देना पड़ता है और टूटने के लिए एक बूंद भी काफ़ी होती है। बहुत अच्छा खाना बनाया है, टेस्टी खाना बनाया है, अच्छी रीति से डाइनिंग पर डेकोरेट किया हुआ है, सब कुछ रेडी है, एक मक्खी आ गई उसमें क्या हो गया, उसने खुद ही क्या किया, उसको समर्पण किया, चाहे खीर में है चाहे किसी में है। तो देखते ही क्या होता है, सारे विचार बदलते जाते हैं। तो इसके कारण पहले जैसे कहा कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो, साथ में मिटाने की भावना हो। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मिटाना चाहती हूँ। अगर मैं मिटाना चाहती हूँ तो कई बार मुझे ही मोल्ड होना पड़ता है। सामने वाला नहीं झुक रहा है, सामने वाला नहीं मान रहा है, सामने वाला इतना उसके अंडरस्टैंडिंग पावर कम है, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है वो मैं यूज़ करूं और उससे अगर बात ठीक होती है तो मैं पहले तैयार हो जाऊं। तो यहाँ तो परम शक्ति कहती है जो मोल्ड होगा वो गोल्ड होगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर। हाँ, एक कितना सुंदर दीदी ने कहा कि अगर संबंधों में मधुरता लानी है तो अपने स्वभाव में मधुरता लानी ज़रूर होगी। अभी हम प्रोग्राम के कार्यक्रम के अंत तक आकर पहुँचे हैं। सार रूप में अगर हम कहें, एक्चुअली देखा जाए, सबने नोटिस किया होगा, एक एक अनुभव की गाथा है यहाँ पे बैठी हुई। हमने तो बस एक एक बूंद को या एक एक पन्ने को सामने देखा है, क्योंकि बोल रहे हैं तो उसमें से ही उन्होंने जो शेयर किया उसमें से कितनी ना प्रेरणाएँ मिल रही है। तो सार रूप में अगर हम देखें, जो एक किसी भी नारी के जो गुण हैं वही गुण उनके कार्यक्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, या जो उन्होंने शेयर किया कि एक निस्वार्थ स्नेह की भावना, निस्वार्थ सेवा की भावना, दातापन है, धैर्यता है कि मिटाना है। बहुतों से ये आया, अभी अंत में दीदी जी ने भी कहा कि मिटाने की भावना हो, न कि बढ़ाने की भावना हो, हाँ ना। तो सबने ही ये कहा पॉजिटिव थिंकिंग है, करें, हम सबको देते चले। तो सबके अगर हम सार रूप में ले तो यही सारी बातें आ रही जो एक नारी के एक इनहेरेंट हम कहें क्वालिटीज़ है। हर एक नारी में ये क्वालिटीज़ होती है और वही क्वालिटीज़ अलग अलग क्षेत्रों में अभी दिखाई दे रही है हमें इनके जीवन के स्वरूप में। तो अभी हम अंत तक आकर पहुँचे हैं, तो मैं आदरणीय शीतल बहन जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर आने के लिए। शीतल बहन जी का मैं संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी।
आप बचपन से ही राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं। उन्होंने बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस किया हुआ है पुणे यूनिवर्सिटी से। 6 साल उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में काम भी किया हुआ है और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन के प्रति एक निर्णय लिया। 16 साल से वो समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और अभी वर्तमान समय जगदम्बा भवन के वो सह संचालिका है। तो शीतल बहन जी अभी सबका ही आभार प्रदर्शन करेंगे और राजयोग मेडिटेशन के हम सबको अनुभूति भी कराएंगे। शीतल बहन जी। ओम शांति। सबसे पहले मैं तो उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हम सभी को ये बुद्धि में ये आज का प्रोग्राम करने का संकल्प दिया। और आज के दिन, क्योंकि हमारा ये थॉट भी चल रहा था महिला दिन 8 मार्च को है, तो हम प्रोग्राम 8 मार्च को करें या 5 मार्च को करें। 5 मार्च चुनने का एक ही कारण था, संडे, अदरवाइज़ देयर वाज नो अदर रीज़न। लेकिन हमने सोचा 8 मार्च हमारे सारे अतिथि कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ज़रूर व्यस्त होंगे और हमें समय नहीं दे पाएंगे शायद। और संडे एक ऐसा दिन है जहां महिलाएं जो आना चाहती है तो कोई भाई उनको लेकर आ सकते हैं प्रोग्राम के लिए। तो ये थोड़ा डिसीजन लेने में हमारा डिले हुआ, लेकिन परमात्मा शक्ति, परमात्मा मदद हम हमेशा ही अनुभव करते हैं। आई थिंक थोड़े ही समय में हमारा ये प्रोग्राम भी फाइनल हुआ और हमने जिन जिन स्टेज के इसको कोऑर्डिनेट किया, उनको इनवाइट किया, उन्होंने बहुत बड़ी दिल रखते हुए तुरंत हाजिर कर दिया। और इसके लिए मैं उनका तहे दिल से जगदम्बा भवन की सारी परिवार की ओर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत व्यस्त है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इनविटेशन पे हाँ करना, ये जैसे क्या कहेंगे ईश्वरीय कार्य में इनका बहुत बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ। तो सारी मंचासीन का तहे दिल से धन्यवाद। और साथ साथ हम सारी जो महिलाएं यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बैठी है, आपने भी अपना फ्लायर देखते हुए कहीं ना कहीं से कांटेक्ट के थ्रू अपना भी समय निकाला, क्योंकि संडे के दिन परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। पति घर में होते हैं, बच्चे घर में होते हैं और फिर उनके लिए भी कुछ अपने फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन आपने आज के दिन उन सबको एक साइड रखते हुए आप भी यहाँ पर पहुँचे, तो आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी बहुत आदरणीय, हमारी बहुत मीठी नलिनी बहन जी, वो भी अपने व्यस्त कारोबार में से एक फ़ोन पर हमारे पास हाजिर हुई। आप मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र के प्रभारी हैं, संचालिका है, लेकिन उनको हमने निमंत्रण देते ही बड़े दिल से बहन जी ने हाँ किया और इतना सुंदर मार्गदर्शन, एक एक सवाल के इतने सुंदर रीति से उत्तर देके हमें सेटिस्फाई किया। इसलिए हमें आदरणीय नलिनी दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ हमारी सुप्रिया बहन, हाँ, सुप्रिया बहन को हमने स्टेज कोऑर्डिनेशन इसीलिए दिया क्योंकि आपकी जैसी वो गृहस्थी में रहने वाली, शी इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, लेकिन जैसे ईश्वरीय सेवा हम सेंटर पे करते हैं वैसे ही वो ईश्वरीय सेवा खास एक फ्लैट लेके वहाँ पर कर रही है। तो जो बहुत अच्छे तरह से बैलेंस रखती है ईश्वरीय ज्ञान की सेवाओं का, अपनी पर्सनल घर की जिम्मेदारियों का और साथ साथ अपने प्रोफेशन का। तो ऐसा एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने भी हो, इसलिए हमने सुप्रिया बहन को निमंत्रित किया और वो पहली बार सूत्र संचालन कर रही है और किसी को लगा नहीं होगा कि शी हैज़ कोऑर्डिनेटेड फर्स्ट टाइम। तो बहुत सुंदर रीति से उन्होंने सूत्र संचालन मंच को संभाला, इसलिए उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सारी टीम जो यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए निमित्त बनी, फ्लायर को प्रोग्राम का प्लानिंग करने से, स्केड्यूल प्लानिंग करने से, फ्लायर बनाने से, सब तक सर्कुलेट करने से, आपके लिए अच्छे से स्नैक्स प्रिपेयर करने के लिए, आपको खिलाने के लिए जो सारी टीम मौजूद है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभी धन्यवाद के बाद जो हमारा मुख्य स्टडी ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाया जाता है वो राजयोग मेडिटेशन। वैसे थोड़ी थोड़ी बात हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी ने अपने उत्तरों में आपको थोड़ा टच कराया है राजयोग शक्ति से। तो राजयोग में सबसे पहले जो मैं सारा सुन रही थी, ऑलमोस्ट मैंने सारे उनकी बातें सुनी है और कहीं ना कहीं हम स्व सुरक्षा की बात पर आकर पहुँचे थे। तो राजयोग मेडिटेशन में जो बात सिखाई जाती है, स्व सुरक्षा के लिए स्वयं को पहचानना। आज तक जो हम अपने आप को पहचानते आए एज अ नारी, एज अ महिला, कि बाबा मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की सखी हूँ, या मैं कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ। अदर देन दैट, उससे भी अलावा हमारे पास एक बहुत सुंदर आइडेंटिटी है जो हमारे आत्मिक पिता, परम पिता, परमात्मा, परम शक्ति, उन्होंने हमें दी है
कि इस अनेक वैरायटी पार्ट को प्ले करने वाली मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति जो मस्तक मध्य में निवास करती हूँ, जस्ट अ ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में सितारे दिखते हैं वैसे मैं एक सुंदर सितारा आत्मा हूँ, और वो इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम द्वारा वैरायटी रोल प्ले कर रही है, कभी माँ का, कभी किसी की बच्ची का, किसी के लिए पत्नी का। तो ये वैरायटी रोल प्ले करने वाला भी कोई एक्टर होना चाहिए, तो वो एक्टर है मैं आत्मा जो अजर अमर अविनाशी हूँ। तो राजयोग में सबसे पहले ये पहचान दी जाती है। फिर हम जो सुखी नारी की बात कर रहे थे उसमें तो बहुत सुंदर सुंदर बातें निकली और बहुत सुंदर बातों के आपको मार्गदर्शन भी मिला, लेकिन उसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। सुखी नारी बनने के लिए मुझे अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी खुशी बरकरार रहे। जब तक मैं खुश नहीं रहूँगी तब तक मैं दूसरों को खुश नहीं रख सकती। जैसे अगर मेरे पास कोई खजाना नहीं है और मैं सोचूं मैं सबको बांटूं, वो पहले मेरे पास स्टॉक तो होना चाहिए। तो खुशी का भी स्टॉक मुझे अपने पास बढ़ाना पड़ेगा। और कहा जाता है एक स्त्री स्वतः अगर संस्कारों से भरपूर है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर वो स्त्री खुद संस्कारों से विपरीत हो जाए तो घर नर्क बन जाता है। तो घर को स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना ये मुख्य जिम्मेदारी एक स्त्री के ऊपर, एक नारी के ऊपर होती है। और मैं नहीं समझती यहाँ या दुनिया में कोई भी ऐसी नारी है जो घर को नर्क बनाना चाहे। हम सब घर को स्वर्ग बनाने वाली स्त्रियाँ हैं। तो इसीलिए स्वर्ग बनाने की ये जो हमारा लक्ष्य है, इसको पाने के लिए जो पहला कदम उठाना पड़ेगा वो किसको उठाना पड़ेगा? हम नारियों को ही उठाना पड़ेगा। हम अपने पति से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम अपने साथ वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पहले सुखी बने और वो मुझे सुख दे फिर मैं सुखी बनूं। नो, आज की दुनिया में जैसे आपने कभी शिवानी बहन का भी सुना होगा, अगर हो सकता है, हर एक आत्मा बेगर की तरह हो गई है। पति पत्नी से चाहता है कि तुम मेरे से शांति से बात करो, तुम मेरे से प्यार से बात करो, तुम मुझे सुख दो। वेयरएज पत्नी किससे एक्सपेक्ट करती है? पति से एक्सपेक्ट करती है। और दो एक्सपेक्ट जो अगर समझो पति मेरे से एक्सपेक्ट करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर नहीं है, और पत्नी पति से एक्सपेक्ट कर रही है अर्थात वो भी खाली है। अब दो खाली एक बर्तन एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा? आवाज़ ही होगी। तो आज हम देखते हैं संबंधों में जो मधुरता नहीं रही उसका मुख्य कारण है आत्मा रूपी बैटरी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो रही है। उसकी चार्जिंग करना बहुत आवश्यक है, अर्थात मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। तो अब सवाल ये आता है कि मुझे सुखी कौन बनाएगा? घर वालों से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली मुझे जो बहन जी ने भी परिचय दिया, सुख का सागर परमात्मा है जो निराकार है, परम पिता परमात्मा, वो मुझ आत्मा का पिता है। हम सबके शरीर के पिता अलग अलग है जहाँ पर हमने जन्म लिया है, लेकिन आत्मिक रूप से हम सबका पिता एक परम पिता परमात्मा, जिनको हम शिव भगवान भी कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं, शिव लिंग भी कहते हैं, जो निराकार मूर्ति है, ज्योति का प्रतीक है। और हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं, और वो हम सभी आत्माओं का पिता है। न कि सिर्फ पिता है, हर पिता के पास प्रॉपर्टी होती है, तो इस परम पिता परमात्मा के पास शांति का खजाना है, सुख का खजाना है, प्यार का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। हमें बस अपनी मन बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़ देना है, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। मन बुद्धि से जोड़ना अर्थात कैसे? अगर यहाँ बैठे बैठे मैं अगर कहूँ आपके बच्चों को याद करो, आपको मुश्किल लगता है? नहीं, आपको सिर्फ बच्चों का परिचय भी है, आपको बस मन बुद्धि से उसको रिकॉल करना है और इमीडिएटली आपकी बुद्धि किसके साथ कनेक्ट हो जाती है? आपके बच्चों के साथ। वैसे ही आप यहाँ आकर परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया समय को देखते हुए। परमात्मा का परिचय जो मुझ आत्मा का पिता है, जिसकी मैं हकदार बच्ची हूँ, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है। मुझे बस मन बुद्धि से उसके साथ अपनी तार जोड़नी है, उसको दिल से याद करना है, और उसकी शक्तियाँ, उसके गुण मेरे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। और जो जिन गुणों की हम बात कर रहे थे, पेशेंस है, सहनशीलता है, त्याग वृत्ति है, ये सारे गुण परमात्मा से हमारे अंदर जब प्रवाहित होएंगे, हमारे अंदर जब प्रवेश करेंगे, तो घर का वातावरण सुखमय बनाना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए अगर सुखी नारी होना है तो मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। सुख के सागर के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़कर खुद को भरपूर करे, ताकि घर में समस्याएं बढ़ेंगी या होंगी,
लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से शांति से प्यार से डील कर सकूंगी और शक्तिशाली होकर उनमें भी वो शक्ति भर सकूंगी। तो घर तो क्या, पूरा समाज हमारा स्वर्ग होने में टाइम नहीं लगेगा। और आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ, परमपिता परमात्मा जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत में जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब परमात्मा का वायदा है मैं इस धरा पर अवतरित होऊंगा। और परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर सारे घर को, सारी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए आए हैं, एक स्वर्णिम युग की स्थापना करने आए हैं। कलयुग की बात हमने सुनी है, अब बस थोड़ा सा समय बाकी है इस कलयुग की दुनिया का। सारे विकार अपने अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि अब उनका अंत होने वाला है और एक बहुत सुंदर दुनिया जो हम सबका एक सपना है वो जल्द ही हमारे सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम उस परम शक्ति से अपना संबंध जाने, पहचाने, उससे जोड़े और अपने आप को भरपूर करें। तो इसका छोटा सा डेमो हम करते हैं। तो मैं आपको कुछ मन को डायरेक्शन देते जाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे, अपने मन को बड़े प्यार से कहेंगे, हे मन तुझे जो भी सोचना है हम 5 मिनट के बाद सोचते हैं। और जो नए संकल्प हम देने जा रहे हैं आप उनको ध्यान से सुनेंगे और अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले कुछ मिनट हम पूरे बाहरी वातावरण से डिटैच हो जाएं। कहाँ बैठे हैं, किनके सन्मुख बैठे हैं, सब कुछ क्षणों के लिए भूल जाए। अपने मन बुद्धि को स्वयं के ऊपर केंद्रित करें। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दे, एकदम रिलैक्स, और धीरे धीरे अपना अटेंशन अपने मस्तक मध्य की तरफ लेकर आए और विजुलाइज करें अपने सत्य स्वरूप को। मस्तक मध्य में एक सितारे के समान चमकने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, खुदा, उनकी संतान। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांत कर ले अपने मन को, मन के विचारों की गति को धीमे कर दे। अनुभव कीजिए मेरे अंदर बहुत शांति है। वो शांति मेरे मन से प्रवाहित होते हुए बाहर वातावरण में फैल रही है और पूरे वातावरण को शांत कर रही है। एक नारी होने के नाते मैं आत्मा खुद को सुखी बनाने की जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। सुख के सागर परमपिता परमात्मा जो भी एक तेजोमय सितारा है अनुभव कर रही हूँ, वो मेरे आँखों के आगे है। एक चंद्रमा की तरह शीतल रोशनी फैलाता हुआ उसकी शीतल किरणें मेरे मन को शांत कर रही है, सुख से भरपूर कर रही है। मैं आत्मा एकदम शांत, खुश अनुभव कर रही हूँ। मेरे मन की दौड़ शांत हो गई है। मैं शांत रहने से मेरा घर के वातावरण भी शांत हो गया है।
घर के लोगों के अंदर भी शांति बढ़ती जा रही है और घर में धीरे धीरे खुशहाली भी आती जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो प्रतिदिन कभी भी समय मिले, जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए हम समय नहीं ढूंढते हैं, जब भी हमें दिखाई दिया कि हम चार्ज कर सकते तुरंत जोड़ देते हैं, वैसे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप जहाँ भी बैठे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, जो भी काम कर रहे हो, बस 1 मिनट या 2 मिनट अपने आप को डिटैच कर ले, अपने आत्मिक स्थिति में आ जाए और उस परमात्मा से अपना मन बुद्धि योग जोड़ के स्वयं को इन शक्तियों से भरपूर करें। और इसी का गायन दुर्गा माता भी है, संतोषी माता भी है, लक्ष्मी भी है ना। ये देवियों का तभी गायन हुआ है जब उन्होंने अपना मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ी है। तो हम वो सारी देवियाँ यहाँ बैठी है चैतन्य में, क्योंकि हम देखते हैं भक्ति मार्ग में 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है, तो क्या हम उनमें से नहीं हो सकते? 100% 33 कोटियों में से हम हैं जो अपनी परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि की तार जोड़ेंगे और स्वयं को किसी न किसी गुण विशेषताओं से संपन्न बनाकर इस समाज को भी सुखी बनाने में मददगार बनेंगे। थैंक यू। ओम शांति।